नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका 10 बजे रात पूरे दिन की बात में। पूरे दिन भर अगर आपने खबरों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया तो पूरे दिन की सारी खबरें इत्मीनान के साथ आपको इस एक बुलेटिन में मिलने वाली हैं। यानी पूरे दिन का हाल कंप्लीट बुलेटिन में आप एक साथ सुकून के साथ इस वक्त देख पाएंगे। चलिए आज सबसे पहले बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर घमासान लगातार दिख रहा है। विधायकों के 3 बजे होने वाली मीटिंग 5 घंटे बाद शुरू हो पाई। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, चीफ ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग के लिए शिमला पार्टी दफ्तर पहुंचे, विधायकों से बातचीत की। हिमाचल के सीएम के नाम का ऐलान होगा, इस बात की उम्मीद सारा मीडिया और कार्यकर्ता करते रहे। वहीं शिमला कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रतिभा समर्थक आज उग्र भी हुए। कांग्रेस दफ्तर को घेरा, नारे लगाए। प्रतिभा समर्थकों को सीएम बनाने की मांग करते हुए दिखाई सुनाई पड़े। दूसरी तरफ दूसरे दावेदार सुखविंदर सुक्खू भी लंबे इंतजार के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे तो आते ही समर्थकों ने उनको कंधे पर उठाया और ऑफिस के भीतर ले गए। इस पूरे दौरान सुक्खू और प्रतिभा सिंह के समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए। धक्का मुक्की हुई, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। समर्थकों को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी वहां लगाया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश का एक भी नेता मौजूद नहीं रहा जो चर्चा का विषय बना। तो बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया है कि इस पर फैसला केवल और केवल आलाकमान ही करेंगे। जो कांग्रेस की रीत है उसको निभाया जाएगा। इधर गुजरात चुनाव जीतने के बाद बीजेपी एमपी में उत्साहित है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गुजरात वाली जीत हासिल करने के लिए क्या एमपी का बीजेपी संगठन तैयार है? क्या वैसे परिवर्तनों का दौर यानी 40% विधायकों का टिकट काटे जाने की स्थिति में यहां टकराव को शांत करने का, निपटने का इंतजाम है? एक रिपोर्ट देखिए। गुजरात की बम्पर जीत से मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की उम्मीदें आसमान पर हैं। कार्यकर्ताओं का भरोसा आलाकमान पर चौगुना हो चुका है। बीजेपी को पता है कि शाह की रणनीति और मोदी का मैजिक 2023 में पार्टी को सत्ता तक पहुंचा देगा। वैसे यदि गुजरात की बात करें तो वहां 40% विधायकों के टिकट काटे गए। कई बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिला। यदि ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ तो 2 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो चुनाव तक 65 पार कर जाएंगे। इन्हें शायद ही टिकट मिले। SC/ST सीटों पर पार्टी ज्यादा फोकस करेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ओबीसी के साथ आदिवासी समीकरण को भी तवज्जो दे सकती है। पार्टी राजनीतिक परिवार के केवल एक व्यक्ति को टिकट देने का फॉर्मूला भी अपना सकती है। गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा। जैसा गुजरात का रिकॉर्ड बना है ऐसा मध्य प्रदेश का भी बन जाएगा। अब हम बहुत लंबे समय के लिए यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। वैसे कांग्रेस गुजरात में हार का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़कर खुद को बचाने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। एमसीडी में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। 5 राज्यों के उपचुनावों में सभी राज्यों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। केवल एक गुजरात में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत पाई है। ये बात भी सच है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सियासत में काफी फर्क है। गुजरात में कांग्रेस जहां कमजोर नेतृत्व के साथ चुनाव में उतरी, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी कांग्रेस को पूरी तरह सक्रिय बनाए हुए है। नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की शुरुआत भले ही सामान्य रही हो, लेकिन वैसी जादू विधानसभा चुनाव में आप दिखा पाए, इस पर फिलहाल संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। साल 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी केवल 60 सीटें जीत पाई थी और तब कांग्रेस के लिए सत्ता तक पहुंचना आसान हुआ था। ग्वालियर चंबल वही एक रास्ता बना। लिहाजा ग्वालियर चंबल अंचल पर बीजेपी अब की बार पूरा फोकस किए और इसी क्रम में आज ग्वालियर में बीजेपी की एक बड़ी और अहम मीटिंग हुई।
आज ग्वालियर में बीजेपी ने मिशन 2023 को लेकर मैराथन मंथन किया, जिसमें सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में ग्वालियर चंबल के नेताओं से एक एक कर बातचीत कर रायशुमारी की गई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के काम के लिए, काम के विस्तार के लिए, काम के सुदृढ़ीकरण के लिए हमेशा अपने इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से अपना काम करते हैं। मिशन चंबल के लिए सिंधिया के समर्थकों को भी साधा जाना जरूरी है और इसी आधार पर बीजेपी नए सिरे से रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस को 2018 की तरह ग्वालियर चंबल में जीत की उम्मीद है। नगर निगम में भी प्लानिंग करी, चंबल को लेकर क्या हुआ, मुरैना का महापौर हार गए, ग्वालियर का महापौर हार गए, तो इसलिए कोई प्लानिंग कुछ नहीं है। वो तो जो स्थिति है वो बैठक किसके लिए हो रही है सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए जानी जाती है, जिस काम के लिए जानी जाती है, उसके लिए बैठक हो रही है। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल में बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी, इसीलिए 2023 को लेकर बीजेपी एक नई रणनीति के साथ काम कर रही है। देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति कितनी सफल हो पाती है। इधर छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी 21,173 मतों से जीती, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कुर्राम को मिले 23,371 वोट ने भानु प्रतापपुर में जीत और हार का समीकरण तय किया। इस बीच अब चर्चा होने लगी कि क्या 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज अपने किसी प्रत्याशी को उतारेगा? क्या तब भी इस तरह के हालात बन सकते हैं? भानु प्रतापपुर में भले ही कांग्रेस की विजय हो गई हो, लेकिन आदिवासियों का संदेश परेशान करने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही निर्दलीय उम्मीदवार अकबर कुर्राम को आदिवासियों का पूरा वोट नहीं मिला, लेकिन उनको मिले वोटों ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए नई परेशानी जरूर खड़ी कर दी है। दरअसल आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सामने आई छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने फैसला लिया कि भानु प्रतापपुर में सभी गाँव से एक एक प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाए और जैसे तैसे अंत में निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कुर्राम को समाज की ओर से समर्थन देने जैसी बात हुई। खासकर कांग्रेस भले ही भानु प्रतापपुर जीत गई हो, लेकिन बस्तर और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक कांग्रेस के ही हैं। ऐसे में कांग्रेस को सावधानी से इस वर्ग को अपनी ओर साधना होगा। तो वहीं बीजेपी के पास खोने को तो कुछ है नहीं, लेकिन इन इलाकों में अपनी वापसी के लिए इस मुद्दे पर रणनीति जरूर तैयार करनी होगी। हालांकि समय समय पर कई इलाकों से आदिवासी समाज के पदाधिकारी निर्दलीय या समाज के बैनर तले चुनाव लड़ते रहे हैं। ये भी सच है कि ज्यादातर जगहों पर इनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन यहाँ के समीकरण जरूर बनते बिगड़ते रहे हैं। ऐसे में इस बार आरक्षण का मुद्दा सरगुजा से बस्तर तक सर चढ़ कर बोल रहा है। इस हालात में देखना होगा कि 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी की क्या रणनीति होगी। वहीं आदिवासी अपने आरक्षण के मुद्दे को लेकर किसके पक्ष में मतदान करेंगे, ये तो कौतूहल का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये तो हुई दोनों दलों के चिंता की बात, जो दोनों दलों के लिए संकेत था उसकी। लेकिन अब जरा प्रतिक्रियाओं पर जो हंगामा हुआ ये भी देख लें। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए और इसके बाद इस मुद्दे पर सियासत बयानों से गरमाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके चुनाव जीता, नोटा का प्रतिशत बढ़ा, यानी दोनों प्रत्याशियों को जनता ने पसंद नहीं किया। भानु प्रतापपुर से नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मनोज मंडावी को जीत की बधाई तो दी, लेकिन साथ में कुछ कारण भी बताए। रमन सिंह ने गुजरात में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस की शर्मनाक हार है। हिमाचल में जो हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, कहा कि कांग्रेस महज 1% वोट से वहां जीत पाई, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिला। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सबसे पहले मैं श्रीमती सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि भानु प्रतापपुर की जनता ने श्रद्धांजलि स्वरूप और सावित्री मंडावी जी को जिताया है। बाकी सरकार ने तो जो कुछ वहां पर किया है वो सबके सामने है कि उन्होंने चरित्र हत्या से लेकर सत्ता का दुरुपयोग कर इन्होंने चुनाव जीता है। उधर मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पूर्व सीएम उमा भारती अपने चिर परिचित फायर ब्रांड वाले अंदाज में नजर आई हैं। शराब दुकान हटाने को लेकर खुलेआम चेतावनी दी और 2023 को लेकर के एक बड़ा बयान भी दिया।
कम दूरी है स्कूल के शराब की दुकान की। यानी देशी भी छक्के पियो और विदेशी भी छक्के पियो, ये दुकान बंद हो जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में मेरी भूमिका वो रहेगी जो यहाँ सरकार बनाने के लिए होगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अमरकंटक के 1 माह के प्रवास के बाद अपने जाने पहचाने फायर ब्रांड अंदाज में नजर आईं। उमा भारती ने डिंडौरी में जहां स्कूल के पास शराब दुकान न हटने पर तीखा विरोध जताया। उमा भारती ने कहा कि खुद सीएम ने बीते दिनों इस दुकान को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारी सीएम के भी नहीं सुन रहे। सीएम ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्कूल और तिरंगे झंडे के पास मौजूद ये शराब की दुकान नहीं हटी तो वो सारे काम छोड़कर खुद इस दुकान को हटवाएंगी। ये शराब की दुकान सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। मुझे पता लगा है कि सीएम साहब भी निर्देश दे रहे थे इसको बंद करने का, लेकिन उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। जब उमा भारती से ये पूछा गया कि क्या वो 2023 में चुनाव लड़ेंगी, इस पर उमा भारती ने कहा कि मिशन 2023 में उनकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। मध्य प्रदेश में मेरी भूमिका वो रहेगी जो यहाँ सरकार बनाने के लिए होगी। उमा का ये अंदाज नया नहीं है। आज नरसिंहपुर में उमा भारती ने शराबबंदी के मुद्दे पर फिर बोला, लेकिन 2023 में उनकी भूमिका वाले बयान से सूबे में बनने वाले नए समीकरणों को हवा मिल गई है। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में जारी विवाद के मामले में आज प्रिंसिपल और 3 गेस्ट फैकल्टी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। गृह मंत्री ने एक बयान दिया जिसमें जांच आतंकी कनेक्शन और पीएफआई के एंगल से भी होगी, यानी गंभीरता से इस मुद्दे पर अब जांच की जाएगी। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में जारी विवाद मामले में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इनामुर रहमान और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मिर्जा मोजिज बेग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही कॉलेज में पदस्थ 3 गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। आपत्तिजनक साहित्य का अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है, ये घोर आपत्तिजनक है। हमने इसकी जांच कराई और जांच में पाया गया कि प्राचार्य और स्थायी प्राध्यापक जो वहां पर इस घटना में इन्वॉल्व थे उनको हमने सस्पेंड किया है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देशद्रोही संगठनों से जुड़े होने के एंगल से भी मामले की जांच होगी। कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था या पीएफआई जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था, जो समाजद्रोही लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था। इन सब की बारीकी से जांच इन सब की जा रही है और जांच में जो भी निकलता है उस पर कार्रवाई करेंगे। आतंकी कनेक्शन और पीएफआई जैसे संगठन से नाम जुड़ने के बाद अब मामले पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने पक्ष हैं। इंदौर के मामले में हर प्रकार से सख्ती हुई है, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई भी है और भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे जो चीज प्रत्यक्ष तौर के ऊपर दिख रही है पहले उन पर तो कार्रवाई कर लें। सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है, लॉ ऑर्डर सरकार तो संभल नहीं रहा है। आपको बता दें कि धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोप में कॉलेज के 6 प्रोफेसर्स को 5 दिन के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था और कॉलेज की लाइब्रेरी में 4 साल पहले बैन किताब की मौजूदगी के बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर आपको बता दें, शिमला से इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो चुकी है और जानकारी दी जा रही है। प्रभारी राजीव शुक्ला को आप देख सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो चीफ ऑब्जर्वर बन के वहां गए हैं वो भी मौजूद है और प्रतिभा सिंह जो कि दावेदार हैं सीएम की रेस में वो भी दिखाई पड़ रही है। क्या 1 सेकंड क्या नहीं दिया गया और भाजपा ने कई बार जो है कमांड जो है वो लोअर हिमाचल को दी। मुख्यमंत्री वहां से आया तो ये आवाज उठ रही थी कि लोअर हिमाचल से क्यों नहीं, क्योंकि वहां से सरकारें बनती है, इतनी सीटें जीतती है। उस बार भी कांग्रेस को काफी जो है वहां से सपोर्ट मिली है, वहां से इतने सारे लोग जीत के आए तो क्यों नहीं दिया। चलिए आपके सुझाव को भी मैं हाईकमान को बता देंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो इसलिए कि लोगों को कन्वीनियंस चंडीगढ़ पड़ रहा था, उधर के लोगों को आने के लिए चीज रख रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को हमारा बहुत स्पष्ट
और भारी बहुमत है, इसलिए उस तरह की बात नहीं। और मैं इस बात का स्वागत भी करूंगा कि हमारे जो अभी तक मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्वयं जाके तुरंत इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को उन्होंने शुभकामनाएं और बधाई भी दी है सरकार बनाने के लिए। तो हम किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे, इसलिए हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं जयराम ठाकुर जी के। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उनकी भी राय या उन तक नहीं पहुंचाया जाएगा ये फैसला, और कांग्रेस निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को न केवल जीवनदान, कांग्रेस का फिर से जो है कांग्रेस के पूरे देश में जो कांग्रेस की शक्ति मजबूत होने के आसार संकेत मिलेंगे। निश्चित इस मैंडेट का बहुत बड़ा अर्थ है जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ये देवभूमि है, यहाँ देवों की कृपा से, भगवान की कृपा से कांग्रेस को आज मिला है। कोई प्रश्न अगर आप अकेले जी से कहना चाहते हैं कर सकते हैं। अरे बार बार उस बात को कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के हिमाचल प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनने के दावे पर इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि प्रदेश में अगली बार भाजपा की सरकार बनेगी। कई लोगों को सपने देखने की आदत है, वो सपने देखते रहें, लेकिन धरातल पर भाजपा और शिवराज जी की सरकार है। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत भाजपा के विकास मॉडल की जीत है। सिंधिया ने गुजरात की जनता ने जो नया इतिहास लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के शीर्ष नेताओं पर विश्वास जताया, उसको भी कोट किया। सिंधिया ने हिमाचल और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि भाजपा इन दोनों जगह मामूली अंतर से पिछड़ी है। दोनों जगह हार जीत में 1 से कम प्रतिशत वोट का अंतर रहा है। आने वाले वक्त में इन दोनों जगह भाजपा की सरकार बनेगी। सिंधिया इंदौर में 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे और तभी उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। हिमाचल में केवल 0.9% मतलब 1% से भी कम का अंतर रहा है और दिल्ली में भी 105 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। कई लोगों को सपने देखने की आदत है, थोड़ा नीचे कर लो प्लीज, सपने देखें। वहीं पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र के हाई स्कूल पुरैना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। स्कूल की जैसे ही प्रेयर हुई, अचानक से 10 से अधिक छात्राएं चक्कर खाकर बेहोश हो गईं। आनन फानन में माहौल बिगड़ गया। चारों तरफ रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आईं। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी और तमाम अफसर मौके पर पहुंचे। बच्चों को शाहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बच्चों की हालत नाजुक होने के चलते सभी छात्राओं को कटनी रेफर कर दिया। पन्ना जिले की एसडीएम रचना शर्मा ने बताया कि सभी बच्चियां अनकॉन्शियस हैं, जिनका कटनी जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बच्चियां थोड़ी घबराई हुई हैं, ठंड का मौसम है, हो सकता है घर से भी कुछ ज़्यादा खाकर नहीं आई हो, तो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गई हैं और घबराहट है। बाकी उनका बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई वैसी बात नहीं है। तो 10 बजे रात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार, शुभ रात्रि।